पहले तो बहुत सारे अफवाहें उड़ रही हैं कि चेंजेस होने वाले हैं एग्जाम में। क्या आप उन चेंजेस के लिए तैयार हैं? अगर हुआ तो अगर आपका एग्जाम 3 घंटा 20 मिनट का जो होता था, अगर वो 3 घंटे पे आके रुक जाए, ठीक, जो 200 क्वेश्चन होते थे अगर वो 180 क्वेश्चन पे आके रुक जाए, ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं? ठीक है। क्या आप टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर, ठीक, बस काइंड ऑफ टाइम टेकिंग होगा, इसके लिए रेडी हैं? पहला ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन, क्या आप नीट 2016 के जैसा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं? कहानी दो में से एक ही होगी, या तो 2016 रिपीट होगा, या तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बस टाइम टेकिंग होगा। और ज्यादातर मुझे प्रोबेबिलिटी पहले वाले की ही लगती है। क्यों? क्योंकि वो लोग पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाएंगे, उनको हो हल्ला भी नहीं कराना है। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेने वाले लेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कट ऑफ पे फर्क पड़ने वाला है, ना पेपर के टफनेस लेवल पे फर्क पड़ने वाला है। जो जैसे था वैसे ही होगा। कुल मिला के नीट 25 कैसा होगा किसी को नहीं पता, बट जैसा होगा सबके लिए बराबर होगा। जैसा भी होगा सबके लिए बराबर होगा। और एक चीज कंफर्म है, पढ़ने वाले ही क्लियर करेंगे, ठीक, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरी बात, जिसका एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पे कमांड है वही ले जाएगा हर बार की तरह। जो एनसीईआरटी को इग्नोर करता रहा है, जो पीवाईक्यू को इग्नोर करता रहा है, वो नहीं ले जाएगा, ठीक है। और स्पेशली ये मीटिंग इसलिए थी क्योंकि कुछ सीनियर मेंटर्स ने बहुत कंसर्न शो किए हैं। आपके एवरी वीक के जो टेस्ट होते हैं उस पे जो उनके फीडबैक हैं टेस्ट डिस्कशन के, उस पे कुछ सीनियर मेंटर्स ने बहुत ही गहरे कंसर्न शो किए हैं, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस मीटिंग में मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा यह है कि अभी आप में से बहुत से लोग ना बहुत अच्छी वाली मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया वाली मेहनत कर रहे हैं, बट आप में से बहुत से लोगों के रिजल्ट्स वैसे शो नहीं हो रहे हैं। जो मुझे सीनियर मेंटर्स के द्वारा पता चला कि आप में से बहुत से लोग हैं जिनके रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे जैसी आप मेहनत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप टेस्ट भी दे रहे हैं, आप टेस्ट की एनालिसिस भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, मिस्टेक कॉपी भी बना रहे हैं, बट ऐसा क्या है कि फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है। और जो सीनियर मेंटर की ऑब्जर्वेशन आई है वो ये है कि आप सब क्वांटिटी पे तो पहुंच गए, चाहे वो स्टडी आवर की क्वांटिटी हो 12 से 15 घंटा, 14 घंटा, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्वांटिटी हो 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन, बट उसकी क्वालिटी पे अभी तक नहीं पहुंचे। तो क्या आपको क्वेश्चंस से क्वालिटी प्रैक्टिस करने आता है? मतलब आपको क्या एक्चुअल में एनालिसिस करने आता है? आप में से कितने लोग हैं जो इनकरेक्ट हुए क्वेश्चंस का या अनअटेम्प्ट हुए क्वेश्चंस का, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो चाहे वो टेस्ट पेपर्स में हो, बस उसका सोल्यूशन देखते हैं और सोल्यूशन देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये क्यों गलत हुआ, बस यही है कहानी। कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग को मिस्टेक कॉपी बनाने आती है? और आप में से यही दो चीजें हैं जो बहुत लोग गलत कर रहे हैं, यही दो चीजें जो बहुत लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। और आज इसका डिटेल में विथ एग्जांपल समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है, कि जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप 100 क्वेश्चन ही कर रहे हो, चाहे आप पीवाईक्यू ही कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ अपने नोट्स को कर रहे हो, उस स्मॉल क्वांटिटी को क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करें, एक तो वो बता दिया जाएगा। और दूसरी बात, आपको वो बता दिया जाएगा कि पेपर का एक्चुअल में मिस्टेक कॉपी बनेगा कैसे, और पेपर की इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट से आप सीखेंगे कैसे। और ये कौन बताएगा? वो बताएगा जो खुद ये किया है, जो आज वो मेडिकल कॉलेज में है, जिसने ऐसी ढेर सारी कॉपियां बनाई थी, ठीक है। तो उनका जब टाइम आएगा तो वो आ जाएंगे। फिलहाल हम लोग का टाइम है, हम लोग अपनी बातें करते हैं। ये तो हुई एकेडमिक बात जो हम लोग अभी मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट कुछ नॉन एकेडमिक फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हर कोई इग्नोर कर रहा है।
आप सब अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप सब अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप सब अपनी अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जितने लोग अच्छा फील कर रहे हैं? मैंने बोला था ना कि आज की मीटिंग में आपको वो दिखाऊंगा जो आप नहीं देख पा रहे हैं। कितने लोग अच्छा फील कर रहे हैं? मतलब ठीक है, अपनी मेहनत से अच्छा फील कर रहे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग में बहुत क्योस नहीं है, दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग नहीं है, दिमाग में इफ बट लेकिन नहीं है, दिमाग शांत है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसी नॉन एकेडमिक रीजन की वजह से अभी भी पिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अच्छा फील करा ही नहीं रहे। आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी ओवर थिंकिंग कुछ भी फिक्स नहीं हो रही है। रूटीन की तो बात ही छोड़ दें। वो क्यों हो रहा है? चाहिए बताओ, अपने मन को खुश करने के लिए क्या कर रहे हो? अपने मन को हेल्दी रखने के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं? अरे अभी अभी सिलेबस का ना कुछ भी लेवल हो, अभी तुम्हारा नंबर 0 भी क्यों ना आ रहा हो, ये जो वही बातें हो रही है ना, ये दिखने में छोटी हैं, ये दिखने में छोटी हैं जितनी बातें अभी हो रही हैं। ठीक, अभी जो अपने अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहा है ना, आपका नंबर पहले तो इसी वजह से जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन पहले तो इसी वजह से खराब हुई है। सबसे पहली चीज, अभी भी हम लोग मोटिवेशन डिमोटिवेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक, और मेडिटेशन और एक्सरसाइज तो बहुत कम लोगों की जिंदगी में है, बहुत कम लोगों की जिंदगी में मेडिटेशन और एक्सरसाइज जगह ले पाई है। किसके किसके जिंदगी में ले पाई है, जरा बताइए। जिसको इसकी सीरियसनेस नहीं पता चल रही, जिसको लग रहा है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, मस्त मोटिवेशनल बातें करनी चाहिए, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। आपकी बॉडी किस चीज की वजह से अच्छा, बुरा, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, हैप्पी, सैड, प्यार, सेक्स, मोहब्बत, जो कुछ है, किस चीज की वजह से फील करती है? एंजाइटी भी? ये सब का रूट क्या है? हॉर्मोन्स, राइट? नॉट दिमाग, नॉट कंटेंट, हॉर्मोन्स। जैसे हॉर्मोन्स आप ट्रिगर करोगे, जैसे हॉर्मोन्स आप ट्रिगर करोगे, ठीक, वैसे आप फील करोगे, और जैसा आप फील करोगे वैसा ही थॉट आएगा, और जैसा थॉट आएगा वैसे ही न्यूरॉन्स एक्ट करेंगे, यानी आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्ट करेगा। ठीक, अब ये हार्मोन का जो लोचा है कि हार्मोन कैसे सही करें, कैसे सही हार्मोन लाएं हैप्पीनेस का, ठीक है, या बैलेंस हार्मोन कैसे लाएं, दो तीन चीजें हैं जो सबकी जिंदगी में खराब है और जिसकी वजह से सबकी प्रिपरेशन की बैंड बजी पड़ी है। सबसे पहले रूटीन खराब है, स्पेशली गर्ल्स, जिनके जिनके रूटीन खराब है, सबका हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है आपको ज्यादा बेहतर पता है, स्पेशली गर्ल्स सफर कर रही है इस रूटीन के उठापटक से। पहला तो लॉस सबसे ज्यादा उनको होता है। दूसरा, हम अपने बॉडी को अच्छी एक्सरसाइज या मेडिटेशन दे ही नहीं रहे हैं, और वो अच्छा फील करेगा कहां से? और पूरा दिमाग कचड़ा हो पड़ा है, पूरी बॉडी कचड़ा हो पड़ी है। कुल मिला के जीवन कैसा है? सुबह उठ के पढ़ना, रात को सो जाना, ठीक, और हार्मोन चाहे उस बीच कैसा भी आए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है किसी को। और उसी वजह से बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन इंपैक्ट हुई है, और प्रिपरेशन इंपैक्ट होने का मतलब है टेस्ट में इंपैक्ट दिख रहा है कि आते हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, भर भर के सिली मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक, ना जाने कितने क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं रीडिंग में, और ना जाने कितने कैलकुलेशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और गलत गलत आंसर निकाले जा रहे हैं। जबकि आपका दिमाग वही है जो पेपर के बाद भी सोच पाता है कि अरे यार ये कैसे गलत हो गया। सोचिए,
ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा अभी है, अभी के टाइम पे, ये 3 महीनों के लिए कुछ चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज यही है कि आप हर दिन कैसा फील कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अपने हार्मोन्स को चेंज करिए। हाँ जी, लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपने हार्मोन्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए। कुल मिला के अगर एक वर्ड में बोलूं तो प्लीज एवरीवन स्टार्ट मेडिटेशन एंड एवरीवन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। ठीक, पूछोगे कैसे होता है, क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस मिल जाएंगे, आप आराम से सीख सकते हो। और ज्यादा नहीं देना है, कुछ ज्यादा नहीं देना है। अगर आप सुबह आधा घंटा मेडिटेशन को और शाम को आधा घंटा स्वेटफुल एक्सरसाइज, सुबह हाफ एन आवर मेडिटेशन को और शाम को हाफ एन आवर 30 मिनट्स, मतलब किसको, एक्सरसाइज को, बस ये 2 काम करना है। आपके जीवन में बहुत जरूरत है। अगर किसी को लग रहा है ना, आप में से किसी को लग रहा है कि नहीं ये 2 चीजें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको बोलने से पहले मैं उन लोगों से बात करके आया हूं अभी जिन्होंने सिलेक्शन लिया, और मैंने जेन्युइनली उनसे 2 चीजें पूछी कि क्या आप मेडिटेशन और योगा पे बिलीव करते हैं। उन लोगों ने बोला कि हाँ सर, इससे इंपैक्ट दिखा मुझे। जितने से सिलेक्शन हुई है, जितनों की सिलेक्शन हुई है, मैंने उनमें से पूछा, 10 में से 8 ने यही बोला है, ठीक है, अप्रॉक्स रेशियो बोला है। मैं 2-3 से बात किया हूं, ठीक, उन 2-3 ने सबके सब यही बोला है, और सबने यही बोला है सर 10 से 8 में रेशियो यही है, जितना हम लोग कॉलेज में भी देख रहे हैं। हर कोई मेडिटेशन और एक्सरसाइज बिलीव कर रहा है कि उससे इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में, 45 दिन में, 60 दिन में, कुल मिलाकर आपके पास 3 महीने, 3.5 महीने हैं। अगर हर दिन आधा घंटा हम सुबह मेडिटेशन करने चले जाएं, मतलब खुद को टाइम दे दें, उठते ही 30 मिनट्स मेडिटेशन को और 30 मिनट्स इवनिंग में स्वेटफुल एक्सरसाइज को, जिसमें स्वेट हो जाए ठंडी में भी, आप बिलीव नहीं करोगे आपका हार्मोनल इंबैलेंस कितना सही हो जाएगा और आपकी इफिशिएंसी कितनी सही हो जाएगी। अब इसको करना, फिर मेरे को बताना, ठीक। इसके अलावा ये तो हुई पहली नॉन एकेडमिक बात। दूसरी नॉन एकेडमिक बात, मैंने आप लोग को बोला था कि इन 4 महीनों के लिए, इन 100 डेज के लिए, इन 90 डेज के लिए प्लीज अपने ओवर थिंकिंग को, अपने डीमोटिवेशन को, अपने स्कोर के फियर को, एंजाइटी को, सब कुछ को साइड कर दीजिए, सब कुछ को साइड कर दीजिए। रीजन, आप जितने लोग सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, कुछ, तुम्हारे सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा। सामने से कोई मेरे से पूछा कि क्या 4 महीने में हम प्रॉपर मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये आ रहा है कि अगर मैं कहूं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या तुम नीट प्रिपरेशन आज छोड़ रहे हो? अगर छोड़ रहे हो तो आई एम गोइंग टू जितना सच हो सकता है उतना बोलना तुमको क्लियरली। अगर नहीं छोड़ रहे हो तो ये 4 महीना या तो तुम्हें नीट निकाल देगा, या तो तुम्हें बता देगा कि तुम नीट निकालोगे या नहीं निकालोगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, आप में से भी अभी लोग, जितने लोग मेंटरशिप में हैं, उनकी भी ये प्रॉब्लम है, सबको कंफर्मेशन चाहिए, कोई गारंटी लेने वाला चाहिए। क्या सर 4 महीने में नीट हो सकता है? मैं यहां पे स्टैंड करता हूं। वाई यू नीड समवन जो गारंटी ले, या जो आपको कंफर्मेशन दे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जितने ये कंफर्मेशन मांग रहे हैं उनका ना आज तक हुआ है ना होगा। 6 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जितने लोग जब तक ये वैलिडेशन मांगते रहेंगे, या कंफर्मेशन मांगते रहेंगे, या गारंटी मांगते रहेंगे कि क्या मेरा होगा, मैं इस जगह पे हूं और इतने महीने बचे हैं, तेरा नहीं होगा जब तक तू ये पूछेगा। क्यों? क्योंकि इतने एक्सेप्शन है, और जितने एक्सेप्शन है उन्होंने किसी से पूछा नहीं। कोई 3 महीने में नीट क्रैक करके बैठा है, कोई 4 महीने में नीट क्रैक करके बैठा है, कोई तो सिर्फ 5 फुल सिलेबस देके नीट क्रैक करके बैठा है, कोई एग्जाम के 2 दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके टॉप रैंकर बन के बैठा है, ठीक है, और कोई कहां कहां पहुंचा है तुम्हें पता नहीं है। तुम लोग बस एग्जाम्पल बनने की कोशिश कर रहे हो कि अगर इसने किया है तो आई विल डू, अगर उसने किया है तो आई विल डू, इफ उसने नहीं किया तो मैं नहीं कर सकता, इफ वो नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर सकता। बट जो एक्सेप्शन बनना चाहता है कि दुनिया में किसने क्या किया मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, 4 महीना मैं खुद को रगड़ दूंगा, ठीक, 4 महीना में खुद को रगड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो उसका हो जाएगा, या तो उसको पता होगा कि अब मेरा कब होगा,
किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी से नीट 25 के बाद जाके ये नहीं पूछोगे कैन आई टेक अ ड्रॉप, मेरे इतने अटेम्प्ट्स हैं, मेरे इतने ड्रॉप हैं, इतना स्कोर है, कैन आई टेक अ ड्रॉप, जीवन में कभी नहीं पूछोगे। तो सबसे पहले ये 4 महीना याद रख लो, ठीक। दूसरी बात, ये 4 महीना जिसके जीवन में सोने खाने और पढ़ने के अलावा, और जो मैंने अभी एक्सरसाइज बता दी, ठीक है, इन सब चीजों के अलावा तामझाम है कि YouTube पे तुम्हारे पास ये देखने का टाइम है कि नीट का पेपर कैसा आएगा, YouTube पे ये देखने का टाइम है कि कट ऑफ क्या जाएगी, YouTube पे ये देखने का टाइम है कि अच्छा अभी पीडब्ल्यू की फीस कितनी बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर ये सब तुम्हारे पास देखने का टाइम है तो तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो। और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर तुम्हें पूरे दिन भर की पढ़ाई करने के बाद बेड पे जाने के बाद फोन चलाने की हिम्मत है तो यू आर नॉट डूइंग प्रिपरेशन। तुम कहोगे मूड रिफ्रेशमेंट सर, नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा है सिलेक्शन लेने वालों को मूड रिफ्रेशमेंट करने। उनके लिए मूड रिफ्रेशमेंट क्या है? मेडिटेशन। उनके लिए मूड रिफ्रेशमेंट क्या है? एक्सरसाइज। उनके लिए बहुत ज्यादा मूड रिफ्रेशमेंट क्या हो गया? कुछ ऐसी बुक्स का 2-4 पेज पढ़ लेना, ठीक है, सोने से पहले या दिन भर में, ये है मूड रिफ्रेशमेंट, ठीक। उनके लिए ये मूड रिफ्रेशमेंट नहीं है कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है। सब लोग एकेडमिक के पीछे भाग रहे हैं, सब कोई सिलेबस का पूरा होगा, सब कोई टेस्ट कौन सा फॉलो करे, सब कोई क्वेश्चन कौन। मैं कह रहा हूं 2 कंटेंट है बेटा, उससे तू रैंक फोड़ सकता है, एक पीवाईक्यू एक एनसीईआरटी। किस सत्य को खोज रहा है तू? किस सत्य को खोज रहा है? एक एनसीईआरटी एक पीवाईक्यू, उससे तू रैंक फोड़ सकता है। पता नहीं किस सत्य को खोज के चल रहा है तू। दिक्कत यह है कि तुम खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो। तुम्हें हर चीज के लिए टीचर पे ही बिलीव आ रहा है, तुम्हें हर चीज के लिए बैच पे बिलीव आ रहा है, तुम्हें हर चीज के लिए टेस्ट पे ही बिलीव आ रहा है। तुम्हें खुद पे नहीं बिलीव करना है, तुम्हें खुद की आदतें नहीं सही करनी है। सिर्फ 3 महीना है, और 3 महीने पहले सीरियसली हम लोग को, बहुत से लोगों को डिसिप्लिन सिखाना पड़ रहा है, बहुत से लोगों को रूटीन सिखाना पड़ रहा है, बहुत से लोगों को कि एवरी वीक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है वो बताना पड़ रहा है। बाकी तो ज्ञान वाली बातें छोड़ ही दीजिए, ठीक। और बहुत लोग हैं जिनके मैंने टेस्ट सीरीज चेंज करे हैं, होप सो उस टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि पर वीक टेस्ट हो पाए, ठीक है। कोई फुल सिलेबस में जा रहा है, कोई पार्ट टेस्ट में जा रहा है, ठीक है। मुद्दा ये नहीं कि सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है, मुद्दा ये है कि क्या आप सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और क्या आप अंदर से फील कर रहे हैं कि यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। बस इसी पे बात खत्म। आपका सिलेबस कब होगा फर्क नहीं पड़ता, आप कितने मॉक टेस्ट देंगे फर्क नहीं पड़ता, आप प्रैक्टिस के नाम पे सिर्फ एनसीईआरटी पीवाईक्यू नोट्स कर रहे हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है क्या आप अपने पूरी प्रिपरेशन का निचोड़ निकाल रहे हैं, यानी आप क्वांटिटी तो थोड़ी कर रहे हो, लेकिन क्या क्वालिटी निकाल पा रहे हो, उसको सिखाने के लिए मैम आएंगी। दूसरी चीज, क्या आप हर दिन ये फील कर रहे हो कि आप सिलेक्शन के करीब जा रहे हो? क्या आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में जगह दे रहे हो? खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हो, खुद के हार्मोन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या बस दूसरों की वजह से इंपैक्ट खुद को कर रहे हो? उसने बोल दिया तेरा नीट नहीं होगा, उसने बोल दिया 4 महीने में नीट नहीं होगा, उसने बोल दिया ये सब्जेक्ट करने से तेरा क्या होगा, उसने बोल दिया इतना नंबर आ रहा है तो क्या होगा, अरे मिंटर सर ने मेरे को डांट दिया, अरे मिंटर सर ने मेरे को ये बोल दिया, अरे एम सर ने मेरे को ये बोला। अरे भाड़ में गया सब यार, भाड़ में गया मैं। तेरा बिलीव क्या है? तुम्हें सही डायरेक्शन बताने के लिए मैं डांटू, फटकारूं, कुछ भी करूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार एम सर की बात सही है, मैं गलत था, मेरे को डांट पड़ गई, तो उसको एक्सेप्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है मेरे ग्रुप मिंटर में सीनियर मिंटर या एम सर की बात बेफिजूल है, मेरे लिए अप्लाई नहीं होती, डांट पड़ी, इग्नोर, ठीक। तो प्लीज किसी के वैलिडेशन, कंफर्मेशन और गारंटी का वेट मत करिए, ठीक। आपका जो सिलेक्शन होना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस बात पे बिलीव करते हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने बोला कि अभी एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का पूरा गेम बचा हुआ है। आप सोचोगे सब एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बोल रहे हैं आखिरी में, पहले ही क्यों नहीं करवाते सब लोग ये? क्योंकि बेटा वो खजाना समझने के लिए पीछे की जितनी महाभारत थी वो करके आनी पड़ती है। जब आप पीछे का युद्ध लड़ के आते हो तब आपको ये मेन जो कंटेंट है ये समझ में आता है। तो ये फैक्ट बात है कि एनसीईआरटी से बाहर और पीवाईक्यू के बाहर ना कुछ गया है न जाएगा, पेपर चाहे कैसा भी बन जाए। और तुम एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का अगर कोना कोना लेके जा रहे हो तो दुनिया में किसी में दम नहीं तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। बट क्वालिटी क्या है? हो सकता है आज मैम के समझाने के बाद आप में से बहुत सी लोगों की आंखें खुल जाएं, ठीक। सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है। और उम्मीद है कि इसके बाद जो एक्सरसाइज है और जो योगा है वो आपके जीवन में चालू होगा। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुछ भी कह लो, चालू होगा। और दूसरी बात कि आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा घुल मिल जाइए, इतना एंजॉय करके पढ़िए ना, इतना मजे से पढ़िए कि मत पूछिए कैसे पढ़िए, ठीक। बस अंदर से दिल करना चाहिए पढ़ने का,
यही एक हार्मोनल रियलिटी चेक है कि यार मेरा हार्मोन अच्छा है, क्या मन कर रहा है पढ़ने का, ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। आई नो सम जूनियर्स इसी मेंटरशिप में है भाई, उनको ना स्कोर की इतनी ललक है, वो गलत वाला ललक नहीं है, ऐसा नहीं कि वो 200 वाली मेहनत कर रहे हैं उनको नंबर चाहिए 500, मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर फुल सिलेबस दे रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छे से कर लिया, यार उनके अंदर एक भूख दिखती है, 550 आ रहा है, 575 आ रहा है, फुल सिलेबस में 500 आ रहा है, पागलपन है, नंबर कैसे बढ़ेगा, नंबर कैसे बढ़ेगा, और करवाओ, कुछ और करवाओ, कुछ और करवाओ, वो पागलपन फील होता है, वो पागलपन फील होता है, जेन्युइनली बता रहा हूं, ठीक है। मैं खुद भी फील करता हूं कि मैं काम में जितना पागलपन फील करता हूं कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कुछ कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे अगर मैं फील करता हूं कि अभी अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता ना, मेरा दिमाग इतना खतरनाक चल रहा था कि मेरा नंबर काहे को नहीं आ रहा 600, 12 घंटा पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं आ रहा क्या, 14 घंटा पढ़ूंगा, 14 पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं आ रहा क्या, 16 पढ़ूंगा, 16 नहीं, 16 पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं आ रहा, 18 पढ़ूंगा, 100 क्वेश्चन लगा रहा हूं, चलो 200 क्वेश्चन लगाऊंगा, 200 लगा रहा हूं, 300 लगाऊंगा, 4 चैप्टर पढ़ा हूं, 8 चैप्टर पढ़ूंगा, मेरे अंदर की भूख मुझे मिटने नहीं देगी, रुकने नहीं देगी, थकने नहीं देगी। और मेरे अंदर अगर भूख नहीं आ रही है कि आई वॉन्ट वो नंबर, वो मैजिकल नंबर देखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी का खून भी कर सकता हूं, अगर ये पागलपन अंदर से फील नहीं हो रहा नंबर्स के लिए, मजा नहीं आ रहा प्रिपरेशन में। फील होना चाहिए अंदर से कि भाई नंबर क्यों नहीं आ रहा है मेरा, मैं क्या करूं, मेरे को और पढ़ा लो, ठीक, नींद ना आए पढ़ते पढ़ते, ठीक, मतलब सोने जाओ तो ये लगे कि 4 अक्षर और पढ़ ले रहे हैं, ठीक, 2 अक्षर और पढ़ ले रहे हैं, वो भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। और जिस जिस में मैंने ये भूख फील किया ना, कहां है बता भी नहीं सकता, और लिटरली पिछले साल भी उनमें से कुछ में भूख थी, ऐसा नंबर इंप्रूव किया था जो एक्सेप्शनल था, और इस बार भी वही भूख थी, ठीक। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, फुल सिलेबस, ठीक, आप अच्छे अच्छे कोचिंग में एनरोल रह गए, आप अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज में एनरोल लगे, घंटा कुछ नहीं उखाड़ रहा है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है, किसी में एनरोल नहीं है, आपसे ज्यादा उसके जीवन में प्रॉब्लम है, ठीक, तमीज से फोड़ रहा है, कैसे, भूख थी उसके अंदर, पागलपन, भूख, न सोने दे रही है, न चैन से रुकने दे रही है, न उसकी इमोशन का घंटा उस पर फर्क पड़ रहा है, कुल मिलाकर वो भूख अंदर से उसको परेशान करके रखी कि मेरा नंबर कैसे आएगा, और सब कुछ तमीज से पूरा किया, प्रॉपर अलमाइटी मीटर चेक करते हुए, ठीक है। और कुछ अपने बिलीफ सिस्टम पे स्ट्रांग रहा, दुनिया किस पे बिलीव करती है फर्क नहीं पड़ता, उसका क्या बिलीफ सिस्टम था उसने फर्क किया, उसको पता था मेरे इस 4 चैप्टर में बायोलॉजी में 1 शॉट की जरूरत नहीं है, मेंटर कुछ भी बोले मैं नहीं देखूंगा, मैं तुमको नंबर लाके दिखाऊंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अभी आपके ऊपर खुद पे बहुत बिलीव होना चाहिए, अंधा बिलीव, और एक भूख होनी चाहिए अंदर से, और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मेडिटेशन और योगा को अपनी जिंदगी में भयंकर जगह दीजिए, आधा आधा घंटा भी दीजिए ना, मजा आ जाएगा, कसम बता रहा हूं, ठीक। कुछ दिन लेथार्जिक फील करेंगे, कुछ दिन शायद नींद वीद आए उसके बाद, एक्सरसाइज के बाद, लेकिन फिर अच्छा फील करेंगे, ठीक। और हर एक उस इन्वायरमेंट से कट जाओ जहां थोड़ी भी नेगेटिविटी है, थोड़ी भी अगर नेगेटिविटी है ना, हर एक इन्वायरमेंट से तुम कट जाओ, ठीक है। मैंने बिलीफ सिस्टम का खेल बताया था कि जो तुम अभी अपने आप को बोलोगे वो सब सत्य होने वाला है। Sir, am I audible to you? Yes. Okay, first of all, I am very very sorry to all of you. I know मैं थोड़ा सा लेट हो गई, बट हाँ नेटवर्क इशू था, that's why. Okay, so how are you all of you? सब ठीक? कैसा चल रहा है सबका बताइए पहले मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा। ओके ठीक है, गुड। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे नीट के एग्जाम में कुछ कुछ मंथ्स रह गए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से हम लैग कर जाते हैं और हमारा सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक जाता है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आप में से कौन ऐसे बच्चे हैं जो 12 to 14 आवर्स पढ़ रहे हैं? हैंड राइज कीजिए, हाँ चलेगा। ओके, बहुत सारे, ठीक है। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 100 to 100 की रेंज में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बायो में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में? ठीक है। अब मुझे ये बताइए कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको करने के बाद भी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो रही है एग्जाम में और पीवाईक्यू पे अभी तक आप लोगों का कमांड नहीं हुआ? चलिए ठीक है। अब बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनिए, जो मैं पूछूंगी बस उसका जवाब दीजिएगा, रिएक्शंस और मैसेजेस स्टॉप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए, अभी मैं अपने 2 इयर्स का जो एनालिसिस है मेरे सिलेक्शन का वो आप लोगों के सामने रखती हूँ, ठीक है।
जो मेरा सिलेक्शन से पहले वाला अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट में रिकॉर्डेड मैंने ऑलमोस्ट 2 lakhs क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, रिकॉर्डेड जो था, और अनरिकॉर्डेड पता नहीं कितना काम था, ठीक है, नीट प्रेप पर ही रिकॉर्डेड था। लेकिन जिस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ, उस ईयर सिर्फ मैंने 1.5 लाख रिकॉर्डेड क्वेश्चन सॉल्व किए, बट मैंने सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों ईयर्स में मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं आपको चीजें बताती हूँ बेसिकली। देखिए, हमारा सॉल्व कितना हम क्वांटिटी कर रहे हैं उससे ज्यादा मैटर ये रखता है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे हम कितना आउटपुट ले रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने अपनी मिस्टेक कॉपी बनाई हुई है, प्रॉपर जितने टेस्ट होते हैं उसकी हर एक मिस्टेक कॉपी बनाई हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों। कोई ऐसा है जिन्होंने नहीं बनाई हुई है? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट में हम लोगों को आंसर्स मिलते हैं वो देख के लिखे हुए हैं? हमें जो सॉल्व आंसर मिलते हैं ना हमारी आंसर की में, कितने लोग ऐसे सिर्फ जिन्होंने वो देखा है और जस्ट कॉपी पेस्ट किए है? ठीक है, ओके। देखिए, अब मैं बताती हूँ मैंने क्या गलती की थी, और फिर मैंने अपने जिस टर्म में सिलेक्ट हुई हूँ उसमें मैंने क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट की थी जिससे मैं सिलेक्ट हो पाई हूँ, ठीक है। आज मैं एक एम्स में हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कितना आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उससे कितना आउटपुट ले रहे हैं। एक क्वेश्चन से हम लोग ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन सीख सकते हैं, वो अपनी हमारी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जैसे मैं जस्ट नॉर्मल एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग सब अपने कैमराज ऑन रखिए। कैमरा सबके ऑन रहने चाहिए। गुड। तो देखिए, जनरल सा मैं एक आंसर लेती हूँ, उसे सब अपनी कॉपी पेन निकालिए, उसे सॉल्व कीजिए क्विकली, सब जल्दी से निकालिए अपनी कॉपी पेन और उसे सॉल्व कीजिए जो मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। एक डबल ब्लॉक सिस्टम है, उसमें जो ब्लॉक सरफेस पर रखा हुआ है वो रफ सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, एंड 10 kg के ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और 5 kg और 10 kg के बीच की जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो स्मूथ है, और जो 5 kg का ब्लॉक है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, दो ब्लॉक सिस्टम है, जो हमारा सरफेस है जिस पर ब्लॉक्स रखे हुए हैं वो रफ है, उस पर 10 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg और 10 kg की कॉन्टेक्ट सरफेस स्मूथ है, जो 5 kg का ब्लॉक है उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो 10 kg का हमारा ब्लॉक है, 5 kg की वजह से उस पर कितना एक्सेलरेशन आएगा, कितना वेलोसिटी आएगा, और कितना वो चलेगा ही नहीं मैम, क्योंकि बीच में स्मूथ है तो वो चलेगा ही नहीं। 10 kg का ब्लॉक और 10 kg और उसके बीच में रफ है तो इसलिए कोई एक्सेलरेशन कुछ नहीं आएगा। अच्छा, और किसका आंसर? कितने लोग हाथ से सहमत हैं? फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं सरताज, नो मैटर लेफ्ट और राइट, अपवर्ड नहीं है। हाउ मैनी ऑफ यू आर एग्री विद द हातिम? कोई है इसे जो एग्री नहीं करता? ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 10 kg का ब्लॉक जिस सरफेस के ऊपर रखा है वो सरफेस स्मूथ है, ठीक है, और जो 5 kg और 10 kg के बीच की सरफेस है वो रफ है। अब बताइए, जो 5 kg का ब्लॉक है उसकी वजह से 10 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। न्यू की जरूरत लगेगी। गुड। और कौन सहमत है हातिम से? कोई ऐसे है जो हातिम से सहमत नहीं है? एक और केस लेते हैं, एक और सिनेरियो। अब दोनों सरफेस स्मूथ हैं, नीचे वाली सरफेस भी और कॉन्टेक्ट सरफेस भी। अब जरा बताइए कि जो ऊपर 5 kg वाला है, हातिम आप चुप रहिएगा थोड़ी देर, हातिम हातिम बाकी बच्चे बताइए, हाँ अब बताइए जरा,
10 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगा मैम। हातिम, आर यू एग्री? हाँ। अच्छा, अब दोनों सरफेस रफ है, तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशन बनेगी फिर म्यू क्या हाँ, होता है। अच्छा हातिम मुझे ये बताइए, अब जब दोनों सरफेस रफ हैं तो ऊपर वाले पे फोर्स एक्सटर्नल लग रही है, जो नीचे वाला ब्लॉक है वो कौन सी फोर्स की वजह से मूव करेगा? वो मूव करेगा जो फ्रिक्शन ऊपर वाला इसको देगा ना आगे की डायरेक्शन में, वो उसकी वजह से चलेगा। पर गुड। उसका नीचे वाला फ्रिक्शन कितना है वो सब म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइनल जो नेट फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में मूव करेगा। वेरी गुड, लेट्स अ क्लियर जो हातिम, गुड, एक क्लैप तो बनता है। वेरी गुड। अब आप मुझे एक चीज देखें कि मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन था, मुझे एक आकाश में क्वेश्चन मिला कि मेरी जो नीचे वाली सरफेस है वो रफ है और कॉन्टेक्ट सरफेस स्मूथ है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक केस मिला। ओके ठीक है, रिएक्शंस बंद कर दीजिए, हो गया क्लैप, हो गया, ठीक है। अब इस मुझे एक से केस मिला, अब ये मेरी अप्रोच है कि उस एक केस से मैं 3 केस बना सकती हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकता है। जितने केस एक एग्जामिनर मुझे नीट में दे सकता था वो सब मैंने अपने माइंड से सॉल्व कर लिया। मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन था, मैंने उससे 4 क्वेश्चन बना लिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अब इसके बाहर डबल ब्लॉक सिस्टम में कुछ भी नहीं आएगा और कभी भी आपका डबल ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? एग्री है आप सब? ठीक है, तो अब मेरे पास सिर्फ मैंने अपने पेपर का, मेरे पास 200 क्वेश्चन है, मैंने उसका सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है। उस एक क्वेश्चन को मैंने इतना 360 डिग्री घुमाया है कि अब उसके मैंने जितने सिनेरियोज बन सकते थे अपने दिमाग से सब बनाए और उसको सॉल्व भी कर दिया है, ठीक है। अब इसका ये ठीक है नहीं है वो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है देखने के लिए, मे बी मेरे टीचर, मे बी डाउटनट और मे बी एनी अदर ऐप, और अब तो गूगल पे भी आप फोटो क्लिक करके डालोगे वहां से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास है जहाँ से आप बिना किसी टीचर की हेल्प के अपने आंसर्स करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपके क्वेश्चन पेपर है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये मैंने जस्ट एक क्वेश्चन लिया, ये मेरी अप्रोच थी मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। मेरे पहले जो मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, आई गॉट 534 मार्क्स इन दैट अटेम्प्ट, उसमें मेरा क्या था, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, ठीक है, और मैंने उसमें अप्रोच भी रखा था, बट मैं एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन नहीं बना रही थी। पहले मेरी अप्रोच ही मैंने करेक्ट की अपने सिलेक्टेड ईयर में, ठीक है। दूसरा, जब मैंने एक क्वेश्चन से, यानी कि मैं एक क्वेश्चन पेपर से ऑलमोस्ट 500 600 700 क्वेश्चन करती थी, एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन बनाए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, ठीक है। अब हमारी ये अप्रोच हुई जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं हमारे थ्योरी ऑप्शंस। थ्योरी ऑप्शंस में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक से बना लें, क्योंकि हम उसमें 2 ही कर सकते हैं, तो हम नॉट लगा के कर सकते हैं या फिर नॉट हटा के कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें किसी क्वेश्चन को 4 या 5 क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे उसके ऑप्शंस के थ्रू। समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे एक बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आप लोगों के मैसेज देखूंगी, बट पहले मैं बात कर लूँ कंप्लीट, फिर आपके आंसर्स दूंगी, तो प्लीज अभी नहीं करें, मैं टाइम दूंगी आपको मैसेजेस का, ठीक है। अभी आप सुने मैं क्या बोल रही हूँ। बायो के या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी का भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें एक हमारी लाइन आती है एनसीईआरटी की, ठीक है। उसमें अब देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज आपको बताना कि एक्सेप्ट का ध्यान रखें, नॉट का ध्यान रखें, ये बहुत फालतू बात है, ठीक है। मेन ये चीज है कि हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से इतना यूजेबल बना सकते हैं कि नीट के एग्जामिनर का इससे ज्यादा दिमाग ना जाए, जो AITS बना रहे हैं वो इससे बाहर ना जाए, ठीक है। एक पेपर करने के बाद हम इतने एबल हो जाए कि अगर एक में हमारे 500 आए तो दूसरे में हमारे 650 आने चाहिए, अगर हमारे पास सेम सिलेबस आ रहा है तो, ठीक है। अब बायो की बात करते हैं, सपोज उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। एक एग्जामिनर जब एक पेपर सेट कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि इन चारों ऑप्शन का इस क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, तभी वो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन बना रहे हैं और आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ये अब तक हम अपने
MBBS में भी करती हूँ, सेकंड ईयर में हमारे MCQs आते हैं, उसमें भी हम लोग ये करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड करते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको उठाइए, उसको देखिए कि NCERT में ये लाइन, किस लाइन के अंदर ये कीवर्ड आ रहा है। वो जो ऑप्शन है ना, वो आपका कीवर्ड है आपकी NCERT लाइन का, यानी कि अगला क्वेश्चन एग्जामिनर उस ऑप्शन के साथ बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो। समझ आ रहा है आप लोगों को? आपके 3 ऑप्शन होंगे जो आपको अगले 3 क्वेश्चंस देंगे, और वो 3 क्वेश्चन आपकी NCERT की लाइन होंगी, ठीक है। मेरा जो 534 वाला ईयर था और मेरा जो ये सिलेक्शन वाला ईयर था, इसके अंदर दोनों की मैंने 2 NCERT ली अपने सिलेक्शन वाले ईयर में, क्योंकि पहले जब मैं ये सब चीजें कर रही थी, मैंने वो सब चीजें अप्रोच कर रही थी जो एक AITS या फिर LN या और कोई माइंडसेट वाले एग्जामिनर मेरे लिए बना सकते थे। तो जो मेरी दूसरी NCERT थी सेम ईयर में, वो मैंने PYQ के अकॉर्डिंग किया हुआ था। उसमें हर एक PYQ के हर एक ऑप्शन का हर एक NCERT लाइन मार्क थी। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि वो ऑप्शन हमारा वो कीवर्ड है जिससे हमारा अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और वो PYQ हमें देगा। अभी आप लोगों के पास जो NCERT है, आप उसमें क्या करोगे, आपका AITS आ रहा है, आप दीजिए, उसमें से 3 ऑप्शन की कीवर्ड उठाइए और NCERT में ढूंढिए। आप लोगों को आंसर की देखनी नहीं है, मैंने आंसर की सिर्फ अपना आंसर मैच करने के लिए, वो जो होते ना फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, बस ये देखती थी बस। उसके बाद मैं 3 दिन में अपना जो टेस्ट होता था ना, उसका एनालिसिस करती थी। सर भी परेशान हो जाते थे मुझसे कि इतना डीप रिक्वायर्ड नहीं होता, सर मुझे खुद बोलते थे ये चीज। मेरा 3-4 दिन में एक टेस्ट का एनालिसिस कंप्लीट होता था। अब मैं बताऊंगी वो आपको टाइम में कहाँ से निकालती थी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अपना सिलेबस भी ऑन टाइम कंप्लीट करना है। तो अब आपका समझ में आया। इसी तरह सेम इनऑर्गेनिक में, इसी तरह सेम फिजिकल में, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसका कोई आपको पूछा है कि है ना, सपोज ये वाले मेटल्स हैं, इसमें से कौन सा मेटल ये काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ठीक है, या फिर कौन करेगा एक्सेप्ट, तो जो 3 और है ना, उनको ढूंढो कि इस चैप्टर के अंदर इन तीनों का और क्या यूज है, क्या ये किसी और एक्सेप्शन के अंदर आ रहे हैं, क्या ये किसी और ऐसी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इनकी जो पूछी जा सकती है, उनकी अलग पेक्युलरिटी है कोई, इस तरीके से हम लोगों को करना है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक इतना इजी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन होता है ना, सिर्फ आपको उसका इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, पूरे इंटरमीडिएट पे रिएक्शन खेल जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट एक वो होता है जो अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकता है। इंटरमीडिएट वो होता है जो एक सबस्ट्रेट से कोई भी एसिड, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कुछ भी बना सकता है। एक इंटरमीडिएट पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एक ऑर्गेनिक का क्रक्स होता है जो मैंने अपने सिलेक्टेड ईयर में सीखा था, ठीक है। अब बात करते हैं हम, आप, अब मैंने आपको बताया पेपर की एनालिसिस आपको किससे करनी है। एक दिन लीजिए पूरा केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले अपना, आपका माइंड फ्रेश होता है, आप कर रहे हो, फिजिकल के 10 क्वेश्चन कीजिए पूरे पेपर में से निकाल कर। उसके बाद ऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन कीजिए, देन रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इस तरह से अप्रोच रखिए। आपकी मिस्टेक कॉपी कैसे होनी चाहिए, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। आपकी मिस्टेक कॉपी ये नहीं होनी चाहिए आप उसमें पूरा पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं या फिर आंसर की देख के आंसर लिख रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है, अपनी लैंग्वेज लिखनी है उसमें। वो ऐसा लगना चाहिए, बुक हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, उर्दू लिखिए, जो मर्जी वो लिखिए, उसमें आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप क्या ढूंढोगे, एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो सिर्फ एक वर्ड के अंदर पता चल जाता है क्या पूछा है, ठीक है। उसमें लिखो अपनी लैंग्वेज में, स्टेप 1 क्या पूछा है। मैं क्लिक करती हूँ। स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, हमें अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा छोटी सी कॉपी ना भरे, सिर्फ वर्डिंग में कॉपी भरे आपकी, 2-3 वर्ड में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 कि हमने गलती क्या की थी, ऊपर डिफाइन कर दीजिए उसको। स्टेप 3 आपका आएगा कि उसकी अप्रोच क्या थी, ठीक है, कि अगर ऊपर का दिया था तो नीचे का हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके आगे एरोज निकालें, उसके जितने केसेस बन सकते हैं ना, उतने केसेस उसके सामने रखिए कि अगर दोनों की सरफेस होती तो ये होता, ऊपर नीचे की वाली सरफेस, ये वाली सरफेस होती तो ये होता, ये होती तो ये होता, ठीक है। जैसे हाथी ने बोला मैम अगर ऊपर की सरफेस में म्यू की रिक्वायरमेंट है, लिखो म्यू की रिक्वायरमेंट है, समझ में आ गया। वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इतना हमें पता चल जाना चाहिए, बस हम इतना लिखेंगे, म्यू रिक्वायर्ड है, इतना ही कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। अब आपने वहां पे लिख दिया कि इसकी अप्रोच क्या होगी, वहां पे आपने एरोस बनाना है, ये सब लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 आपका आता है कि मेरी लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। वो आपकी लर्निंग ये होगी कि मैंने ये चीज मिस कर दी थी,
अगर मैंने ये चीज मिस की है तो इसलिए मेरा आंसर गलत आया, इसमें ये चीज होनी चाहिए थी तो मेरा आंसर करेक्ट आता। वो आपकी लैंग्वेज में चीज आनी चाहिए, समझ रहे हो? बस इन 4 स्टेप्स में आपका खत्म एक क्वेश्चन का एनालिसिस। केसेस भी आ गए इसमें, मिस्टेक भी आ गई इसमें, अप्रोच भी आ गई इसमें, लर्निंग भी आ गई इसमें, क्वेश्चन भी आ गया इसमें। रिपीट करना मुझे एक बार, रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1 क्या था हमारा? हातिम रिपीट कीजिए। मैम एक बार ठीक है हातिम, आपने लिखा है ना सब कुछ? रिपीट कीजिए, आपने स्टेप 1 क्या था? पहले ये देखना है कि क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसके बाद फिर हमने क्या मिस्टेक करी उसमें, उसके बाद फिर अप्रोच अब उसकी क्वेश्चन की कैसी होगी, और चौथा है कि उससे लर्निंग उस अप्रोच के अंदर ही हम एरोस बना के उसकी मतलब डिफरेंट एरोस बना के लिखना है कि उससे केसेस क्या बन सकते हैं, क्या गलती थी, वो सारी चीजें। उसमें बाकायदा में नोटेट करना है। केस 1 तो हमारा क्वेश्चन हो गया। केस 2 हमारे पास ये हो सकता था कि अगर हमारी दोनों सरफेस रफ होती, केस 3 हमारी दोनों सरफेस स्मूथ होती, केस 4 की ऊपर वाली रफ और नीचे वाली स्मूथ होती। हमारे 4 केसेस बन गए, ठीक है। इसी तरह बायो में एक क्वेश्चन ऊपर क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, ठीक है, गलती क्या करी है हमने, अप्रोच में क्या होनी चाहिए थी हमारी, और उसके आगे केस, उसके आगे एरोस निकालो, और वो जो कीवर्ड्स आपके निकलेंगे ना 3 थ्योरी वाले, उसमें 3 कीवर्ड्स यानी कि 3 ऑप्शंस, उस कीवर्ड को लिखो और एनसीईआरटी की जो लाइन है ना उस प्रॉपर्टी लाइन को अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट में लिखिए, ताकि जब आप उसे रिपीट करो तो आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो जाए, ठीक है। और स्टेप 4 क्या था? लर्निंग क्या है? लर्निंग का, ठीक है। इन 4 स्टेप्स में आपका पूरा क्वेश्चन खत्म। बायो का थ्योरी वाला, न्यूमेरिकल सब बता देंगे। किसी को कोई डाउट? अब मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, किसी को कोई डाउट है? हेलो मैम। सबको क्लियर? मैम आप मैम स्टेप 4 आप एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा, स्टेप 4 हमारा था लर्निंग। लर्निंग हमारी क्या थी कि इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा था, लाइक इस क्वेश्चन में मुझसे स्मूथ सरफेस कॉन्टेक्ट स्मूथ सरफेस देकर नीचे वाले इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा था, ठीक है। लेकिन मैंने गलती से रफ पढ़ लिया और मैंने नीचे वाले का भी निकाल दिया। हालांकि क्या होता है जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस स्मूथ होती है तो ऊपर वाले का नीचे वाले उसको कोई फर्क ही नहीं आता, चाहे वो कितनी भी फोर्स से मूव करे, या फिर लर्निंग होगी उस क्वेश्चन की, ठीक है। ऊपर तो आपने बहुत सिंगल सिंगल वर्ड में लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, क्या पूछा, क्या किया, क्या मिला, ये सब। नीचे आपने एग्जैक्ट उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर दिया कि मुझे ये सब हुआ था इस क्वेश्चन में, ये सब पूछा था, मुझे ऐसे करना था, ठीक है। ठीक है शीजा, किसी और को कोई डाउट इस टाइप में? ये हुआ आपका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच, ठीक है। आराम से टाइम लीजिए, ये समझिए कि आपसे चाहे 10 में से 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, बट 5 अगर आपने इस तरह कर दिए तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे सिलेक्शन में, मेरी रैंक का, ठीक है। क्वेश्चन देखो मैंने 2 लाख से 1.5 लाख पर आ गई रिकॉर्डिंग फॉर्म में, ठीक है, लेकिन मेरा सिलेक्शन 1.5 लाख क्वेश्चन सॉल्व करके हुआ, 2 लाख क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि मेरी अप्रोच, एक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी चीज को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो और उससे कितना ज्यादा यूज दे रहे हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैम जैसे अभी टाइम नहीं बचा है ज़्यादा, अभी बहुत सारा बच्चे तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, ऑल्सो बहुत सारे टेस्ट भी दे चुके हैं। तो क्या जो पीवाईक्यूज है, ठीक है, 10 इयर्स के पीसीबी के, ये जो एनालिसिस का तरीका है, क्या हम पीवाईक्यूज को जब एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर मान लीजिए एज अ मिनी टेस्ट कर रहे हैं पीवाईक्यूज को, तो उन पे अप्लाई करके उनके केसेस बनाए तो ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा वर्क रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज के केसेस रिपीट हो सकते हैं। और फिर जो आप आने वाले पेपर्स हैं, जो हमारा मेन स्ट्रीम पेपर चल रहा है, कैन बी ऑफलाइन कैन बी ऑनलाइन, बट जो मेन स्ट्रीम है उसमें ये तरीका यूज करें तो हमारा टाइम भी सही से यूटिलाइज होगा। अदरवाइज कुछ बच्चे तो मतलब हर एक पेपर का हर एक क्वेश्चन कैसे करते करते समझ जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है सर, अच्छा पॉइंट है। अभी जो पीवाईक्यू पेपर है, देखो अगर आप 10 ईयर से सॉल्व करें तो अगर आपने कर भी चुके हैं, बट स्टिल दोबारा से पीवाईक्यूज को सॉल्व करके उसको आप ऐसे कर सकते हैं, एंड फर्दर जो आपके आने वाले पेपर्स है उसमें आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात फिर इंपॉर्टेंट, कोशिश कीजिएगा जो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी मार्क कर रहे हो वो मेरे आपके मोबाइल में हो, या फिर आप एक नया फिजिकल कॉपी ले लो, हार्ड कॉपी, बट वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू ओरिएंटेड होनी चाहिए आपके एनसीईआरटी। क्योंकि जो हमारा 2 मंथ्स का चलेगा, ठीक है, जो कि सर को नहीं बताया, ठीक है, बाद में पता चलेगा इन्हें। तो जो हमारा वो जो 2 मंथ्स का प्रिपरेशन होता है ना लास्ट का, जो पॉलिश करता है आप लोगों को, आप कहीं भी हो यू विल गुड रैंक, ठीक है, यू विल गेट अ गुड रैंक, ठीक है। तो वो चीज कब आएगी जब वो 2 मंथ्स की प्रिपरेशन आपकी होगी, और वो प्रिपरेशन आपकी तब होगी जब आप अभी से तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना, जितना भी पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप चीजें करोगे जो मैंने आपको बताया, उसकी एनसीईआरटी बायो की सेपरेट होनी चाहिए। वो आपके मोबाइल में हो, टैब में हो, लैपटॉप में हो, हार्ड कॉपी हो, कैसा भी हो, उसकी कॉपी सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो आप मिस्टेक कॉपी बनाओगे वो भी सेपरेट होनी चाहिए। होप सो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे और अपनी एग्जाम कॉपी जो आपकी मिस्टेक कॉपी वो आप ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। आपके स्टेप्स में चीजें लिखी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरा क्वेश्चन 4 स्टेप में होगा और मुझे पता है कौन से स्टेप में होगा। जब आप वहां बैठोगे ना और आप लिटरली, जब आप मेरे साथ खुद हुआ था, मेरी मिस्टेक कॉपी से इतने क्वेश्चन आए थे, इतने क्वेश्चन आए थे, और जो केसेस मैंने बनाए थे मुझे वहां अलग ही कॉन्फिडेंस था, कैसे बाहर पर नहीं आ सकता, वो अलग बात है, कुछ बस वो डे अलग होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा अलग भी काम करता है मेहनत के बाद। बट मुझे लिटरली वहां पर ऐसा दिख रहा था कि हाँ मेरा इस पर ये वाला क्वेश्चन था, इस पेज पर था, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा था, ये केस मैंने बनाया था, फिर ये मॉडिफाई हुआ, ये सब मुझे कब हुआ, वो मेरी मेहनत उसमें मैंने की है, ठीक है। आप लोगों के पास अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, ठीक है, महीना आप लोगों का एग्जाम है, यू हैव गुड इनफ 3 मंथ्स प्लस, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अपना सिलेबस जनवरी में पूरा करके 20 जनवरी जब भी याद है मैंने सर को दिया था कि अब मेरा रैंक लगेगा। और उसके बाद फिर मैंने देखिए मेरी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी मेरी पूरी प्रिपरेशन में, मैंने सर के टारगेट को सबसे ऊपर रखा था, सबसे ऊपर। मुझे सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता था सर के टारगेट से, कभी नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है। लेकिन मेरा पहला ये था, मेरे सर ने मेरा टारगेट दिया, मुझे वो कंप्लीट करना है, सेटिस्फेक्शन आए नहीं आए, फर्स्ट मेरा काम है मुझे उसे कंप्लीट करना, मेरी प्रायोरिटी है, और पूरी प्रोडक्टिविटी पूरे मन के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ कंप्लीट करना। उसके बाद मेरा टाइम था, सर को टारगेट अपडेट किया, अब मेरा टाइम है, उसमें मैं पूरा बैठती थी, लिस्ट करती थी, आज मेरी टारगेट है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया, मुझे सेटिस्फेक्शन आगे हो सकता है, मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज सर ने मुझे इनऑर्गेनिक का चैप्टर दिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, है ना, कि रेक्टिफिकेशन ऐसा नहीं है। अगर आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पे कमांड कर लेंगे देन यू विल रॉक इन द इनऑर्गेनिक। एस ब्लॉक कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन का रिपीटिशन है, पी ब्लॉक कुछ नहीं है, ठीक है। आपका अगर कमांड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, रेडॉक्स, तो मतलब केमिस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं है, आई कैन से फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो मेरा, मुझे पता था मेरा सर ने एस ब्लॉक दिया, एस ब्लॉक का मुझे सर ने दिया, मुझे यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं आया, कैसे आ सकता है, जब मुझे एक्सेप्शन की मेरी अपनी अलग लिस्ट हो, मैंने उसे निकाला, एक्सेप्शन की लिस्ट बनाई, और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस के ट्रेंड्स पे आ सकते हैं। मैंने उठाया 10 ईयर की कौन सी ट्रेंड्स रिपीटेड, ट्रेंड्स की पूरा लिस्ट बनाई, ठीक है। उस ट्रेंड में मैंने पहले क्या किया था, मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था, मैंने पहले एक चैप्टर की ट्रेंड्स लिखे, एक चैप्टर के एक्सेप्शन लिखे। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया मैंने उन सबको उठाया, एक जगह सारे ट्रेंड्स लिखे, एक जगह सारे एक्सेप्शंस लिखे, यूट्यूब से नहीं लिखे, आप समझ रहे हो मेरी बात, अपने हाथों से ढूंढे, अपने हाथों से बनाया।
इसी तरह ऑर्गेनिक, अब मुझे पता था ऑर्गेनिक रिएजेंट बेस है, मुझे रिएजेंट पता होगा ना मेरा सब कुछ हो जाएगा, मुझे इंटरमीडिएट पता होगा मेरा सब कुछ हो जाएगा। मैंने उठाया कितनी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक में, कितनी रिएक्शंस हैं 50 to 100 में सब कवर हो जाएगा लिटरली। इन बिटवीन 50 to 100 सब कवर है। मैंने 3 पेज के अंदर मैंने पूरा रिएजेंट शीट बनाया और 3 पेज के अंदर इंटरमीडिएट की शीट बनाया और उसमें रोज उसको रिवाइज किया, उसको रख के देखा कि अच्छा इसके कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्टिव रिकॉल जिसे हम बोलते हैं, रोज का आधा घंटा मेरा एक्टिव रिकॉलिंग था, रोज का आधा घंटा मेरी मिस्टेक कॉपी रिवीजन था। 1 घंटा सुबह का मेरा था, मैं उसमें कुछ करूँ, मेरा एक्स्ट्रा था वो। उसमें मेरा आधा घंटा क्या था कि मैं रिकॉल करूँगी, एक्टिव रिकॉल किया, अच्छा मैंने एक रिएजेंट लिखा तो उससे क्या-क्या चीजें थी, किस चीज से रिलेट हो सकते थे और उसे रफली ऐसे ना थोड़ा एब्रिविएट कर दिया अपनी रफ कॉपी पे। तो उससे क्या था कि जब हो गया उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया तो मैं चेक कर दी, अच्छा मैंने ये सुबह लिखा था क्या ये ठीक था, क्या इसमें कोई गलती थी, अगर गलती होती तो राइट पेन से सर्कल कर लेती थी और उसके बाद हाईलाइट कर लेती 2 मिनट एनसीईआरटी में, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होती। एग्जाम डे पर मेरी चीजें टिप्स पे थी क्योंकि मैंने अपनी मिस्टेक कॉपी 1000 टाइम रिवाइज की हुई थी, पता नहीं कितने टाइम रिवाइज की हुई थी। मैंने अपनी शीट्स जो थी वो इतनी टाइम से रिवाइज की हुई थी, काउंटिंग नहीं थी, रोज का था मेरा रिवीजन, दिन में 2 बार भी हो जाता था। जब मेरा सिलेबस कंप्लीशन हो गया मैंने पूरा टारगेट रखा, पूरा ऑर्गेनिक एक दिन में, पूरा इनऑर्गेनिक एक दिन में, पूरा फिजिकल एक दिन में, क्योंकि मेरे पास मेरा कंटेंट था खुद का बनाया हुआ। आपका जो आप खुद बनाते हैं ना उसमें आपकी मेहनत होती है, आपको पता होता है मैंने किस चीज को क्या सोच के लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चीज हमारी होती थी कि मैं किस तरीके से अपनी चीजों को सेग्रीगेट कर रही हूँ। मैं डे 1 से मैंने चीजें करना शुरू कर दी थी। मेरे पास एट द लास्ट मेरा अपना बहुत सारा कंटेंट था। आप सर से पूछ सकते हैं मैंने एक दिन के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों रिवाइज किए। एक दिन के अंदर पूरा 11th फिजिक्स रिवाइज किया, उसके साथ अपना फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज किया। एक दिन के अंदर पूरा 11th 12th फिजिक्स रिवाइज किया, उसके साथ 11th बायो रिवाइज किया। तो मैं पूरी बुक्स नहीं पढ़ने बैठ सकती थी ना, नहीं हो रहा। दो क्लियरिफिकेशन चाहिए। पहला कि जो आपने बोला मैंने ये किया, मैंने सर के टारगेट से भी ज्यादा काम किया, ठीक। तो आप ये भी क्लियरिफाई करिए कि आप एग्जाम के टाइम में पहले कितना घंटा पढ़ती थी और ऑनेस्टली बहुत मतलब ऐसे प्रॉपर सलाह नहीं, ठीक है। सेकंड थिंग, ये एसएसएल रीजन से बड़े परेशान है लोग। एक तो मिस्टेक कॉपी से परेशान थे, ठीक है, और अब दूसरा एसएसएल रीजन से परेशान है। स्टेटमेंट और एसएसएल रीजन मतलब आया नहीं कि गलत, आया नहीं कि गलत, ठीक। दो चीजें क्लियरिफिकेशन। पढ़ने का मेरा टाइम नहीं था, मैं सोने का मेरा टाइम था, मैं 1-2 घंटे सोती थी, ठीक है। पढ़ती मैं बहुत थी, मेरे को खुद नहीं पता था, सर मुझे डांटते थे पढ़ने के ऊपर, इतना था। नहीं करेंगे, आज लोग सोचेंगे हाइप क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, बट कोई फायदा नहीं हाइप क्रिएट करके। जो बात है जेन्युइन है, 4 महीने की रियलिस्टिक बात बताएंगे, ठीक है। हाइप क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे डार्क लिटरली चीज़ें पढ़नी थी, मैं सोती नहीं थी, बट उसका साइड इफेक्ट भी है। आप लोग सोइए, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के बाद। आप अपने सेटिस्फेक्शन के बाद 3 घंटे भी सोएंगे, आप बहुत ठीक जाएंगे, ठीक है। 4 महीने की बात है। लिटरली मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आप लोगों को इंसोम्निया हो जाना है, क्योंकि यहाँ इतनी टफ पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़िए, नॉट अ टाइम ओरिएंटेड। टारगेट पहले सर का प्रायोरिटी रखिए, जितना उन्होंने जो दिया, जैसे दिया मुझे वो कंप्लीट करना है, उसके बाद अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग चीजें करनी है, एंड देन उसके बाद मैं सोऊंगा। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी प्रिपरेशन में वो था मेडिटेशन। मैं सोऊं नहीं सोऊं, मैं खाऊं नहीं खाऊं, मैं कुछ करूं नहीं करूं, मेडिटेशन रोज करती हूँ। रोज मतलब रोज, तबियत खराब हो, तबियत ठीक हो, कुछ भी हो, मेरा मेडिटेशन रोज होता था। ज्यादा नहीं करती थी, बस 20 मिनट करती थी, बट करती थी। वो 20 मिनट मेरे थे, हर सुबह का दिन शुरू होने से पहले मेरा मेडिटेशन होता है। वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे फेस के लिए। आप लोग फोकस कैसे रहेंगे, इतनी सारी चीजें आप दिन में पढ़ते हैं, इतना सब कुछ आप कर रहे होते हैं, एक आपको ना एक फोकस सेंटर चाहिए होता है। आप 20 मिनट बहुत सारे थोड़ा सा कुछ नहीं कीजिए, बट लाइक थोड़ा सा होता है ना मेडिटेशन का एक होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड ट्यून होता है, उसको लगाइए, कुछ भी नहीं तो नेचर वाली वॉइस होती है वो लगाइए, और बस 20 मिनट आपको टाइम लगा के बैठना है, कुछ भी आ रहा है चलने दीजिए, बस करना है 20 मिनट मेडिटेशन, ठीक है। ये 20 मिनट मेरे होते थे, मैंने एक दिन में मेडिटेशन किया, नीट के लास्ट डे तक। मैं नीट के टाइम में मेडिटेशन करती नहीं हूँ अपने घर से, उसके दिन से नहीं किया, वो अलग बात है, इसको छोड़ देते हैं, बट नीट के डे तक मैंने किया है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एसेशन रीजन के साथ मैं भी आऊंगी 2 मिनट मुझे। आप लोग ना अपने दोस्त खोलें, ठीक है। सर 100 लोगों के दोस्त नहीं बन सकते, वो एक के भी, ठीक है। 100 लोगों के तो दोस्त नहीं बन सकते, ठीक है। आप लोग अपने दोस्त खोलें। मेरी और सर की टू डू लिस्ट थी, आई थिंक सैमसंग टू डू लिस्ट समथिंग करता है, मेरे पास अभी है मोबाइल में, ठीक है। एक मिनट, उसमें क्या था, मैं खुद को खुद रिवॉर्ड देती थी। अगर आज मैंने तमन्ना मैम की सीरीज की और तमन्ना मैम से 2 मिनट पहले मैंने कोई क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर दिया, वो मेरा रिवॉर्ड था। और मेरा रिवॉर्ड क्या होता था, मेरी पढ़ाई। आपका रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, मेरा रिवॉर्ड होता था कि अगर मैंने 2 मिनट पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, वेल डन आएगा, यूट्यूब पेज, ठीक है। आज का आपका रिवॉर्ड है कि आप एक एनसीईआरटी का चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ोगे, ठीक। अभी भी मैं आपको शो कर सकती हूँ, 1 मिनट। सो आज आप एज अ रिवॉर्ड रोटेशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 10 मार्च का ओपन किया, देखो मैंने कैसे किया, वेल डन बच्चे फॉर टुडे, खुद को मैंने खुद ही शाबाशी दी है, ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे, मैंने खुद का डिफाइन कर दिया, तो ये एज अ रिवॉर्ड मैं खुद को देती थी, ठीक है। मेरा रिवॉर्ड यही होता था कि मैं खुद को बहुत शाबाशी देती थी अगर मैं कुछ आज कर लेती थी, और उसके बाद मैं एज अ अपनी पढ़ाई को एक मोटिवेशन की तरह आगे पढ़ती थी, ठीक है। सर 13 Feb का ओपन कीजिए। आपको डेट याद है क्या सारी? ये ओपन ये होती है प्रिपरेशन की, एक एक डेट याद है भाई कि मतलब किस दिन मैंने क्या किया था। ग्रेट। सो आज से आप अगेन 10 o'clock रूटीन फॉलो करोगे। आप ऊपर की लाइन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या ऊपर वाला? अच्छा ये, हाँ शाबाशी, उफ क्या सीखा आज हम। 3 बार है, हाँ मतलब वही। ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज ये है कि है ना, मैंने इस प्रिपरेशन में सर के टारगेट को, सर की बातों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज रखा, ठीक है। उसके बाद बस सर का टारगेट अपडेट करने के बाद सर को भूल गई सर कौन है, उसके बाद खुद को याद किया कि मेरा सेटिस्फेक्शन किस में आएगा, मैं खुश किस में रह सकती हूँ, ठीक है। और मैं लाइक होगा ना, एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ आज आपने जो जो चीजें की थी वो आपने प्रोडक्टिवली की है। वो कब आता है, जब आपने हर एक चीज में
क्लियरिटी गेन करनी है। उस क्लियरिटी गेन करने के लिए आपको एक्सेप्शन शीट बनानी पड़ रही है, बनाइए। ट्रेंड शीट बनानी पड़ रही है, बनाइए। जो बनाना पड़ रहा है बनाइए। हर एक चैप्टर का मेरे पास फॉर्मूला शीट था, हर एक चैप्टर का एक्सेप्शन, ट्रेंड, सब कुछ था, जितना भी एक एनसीईआरटी में हो सकता है। इवन जो पॉइंट्स टू पाउंडर होते हैं, अगर वो 20 पॉइंट्स टू पाउंडर है, उसमें से 10 ऐसी पॉइंट्स टू पाउंडर में फाइंड आउट करती है जिनको क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसी चैप्टर में 5, किसी में 10, इतने ही होते हैं। समरी होती है ना, उसमें से कीवर्ड्स निकालिए, किस कीवर्ड के ऊपर हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ये सब आप कब कर सकते हैं? सर का टारगेट कंप्लीट कीजिए, अपनी नींद को थोड़ा कम कीजिए, अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल चलाना, ये सब 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 खत्म है। कोई दोस्त नहीं है हमारा 4 महीने, कोई नहीं है हमारा। मम्मा पापा को भी थोड़ा सा भूल जाइए। बस आप हैं, आपके लिए आपका एक रूम होना चाहिए, एक टेबल चेयर होनी चाहिए, बस, और आप होने चाहिए। 4 महीने के लिए भूल जाइए सब कुछ, सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन पे काम कीजिए। आपको वो गेन हो गया, देन आई थिंक कि सिलेक्शन आपका होगा आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं असर्शन रीजन वाले पॉइंट पर। देखिए, असर्शन रीजन मेनली हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं ना कहीं उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, कीवर्ड्स एनसीईआरटी की लाइन में ढूंढिए। जब आप कीवर्ड्स को एनसीईआरटी की लाइन में ढूंढेंगे, आप पूरी लाइन पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उन कीवर्ड्स के ऊपर ही चीजें बन रही होती हैं। ठीक है, हम लोग प्लांट किंगडम का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होता है, लीफी स्टेज के ऊपर क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना। फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, ये किसका एग्जांपल है, इसका एक्सेप्शन क्या है, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता। आपके वो वर्ड आ रहे हैं। कितनी बार होता है कि हम लोगों का स्टैग्नम स्टैग्नम स्टैग्नम, हम कितनी बार रिपीट देखते हैं कि हमारा कितना बार क्वेश्चन आया हुआ था पीवाईक्यू में, आया हुआ था ना। तो एग्जामिनर का फेवरेट कीवर्ड है। अब उसकी एनसीईआरटी लाइन को आप उठाइए और उसकी एक एनसीईआरटी, ये समझ लीजिए कि वो कीवर्ड से की एनसीईआरटी की लाइन से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन होगा। बस आप उसको देखिए। और क्या होता है, जब आप उसकी लाइन पढ़ोगे ना, तो उस पूरे कीवर्ड की अगर 2 लाइन है ना रिलेटेड, तो उन दोनों लाइनों को पढ़िए, उसमें से ही एक का असर्शन, उसका एक का रीजन आएगा। ठीक है, अगर हमें पता है कि फर्स्टली कौन सा ब्रायोफाइट इवेड हुआ था, अगर हम सबसे पहले ये हमें ढूंढना है, ठीक है, उसका नाम पता है, तो उसका रीजन होगा वो क्यों इवेड हुआ था। कोई तो ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी ना जो वो सरवाइव कर पाया और कोई नहीं कर पाया। ठीक है, अगर हमें ये है कि इस सेंचुरी में, इस ईयर में डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो उसका रीजन भी तो है ना क्यों एक्सटिंक्ट हो गए थे। समझ आ रहा है आपको? अगर हमें पता है फर्स्टली हमारी जो लाइफ है वो इस तरीके से मतलब इस तरीके से डेवलप हुई थी, तो उसका रीजन होगा ना कि उस टाइम हॉट इन्वायरमेंट था, उस टाइम इतनी ज्यादा गैसेस थी, उस टाइम ये था, वो उसका रीजन है। तो आप एक कीवर्ड लीजिए, उसके ऊपर की लाइन पढ़िए एनसीईआरटी कि ये अगर होता है, ये फर्स्टली इवेड होता है, ये फर्स्टली ये होता है, तो उसका आंसर भी वही ढूंढो कि क्यों होता है, हर एक उसके आगे क्यों होता है, किस लिए होता है, बस वही उसका रीजन होता है। और एनसीईआरटी की लाइन से बाहर नहीं आती है थ्योरीज। तो बस ये चीज आप ध्यान रखिए, आपके पास एनसीईआरटी। हाँ हातिम, डाउट लूंगी मैं, पक्के से आपका डाउट लूंगी, पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक, समझ आया आप लोगों को एसेशन रीजन का होता है? सर और क्या इश्यूज आ रहे हैं बताइए। जी, बाकी तो ऑलमोस्ट इश्यूज डील हो जाएंगे, और एक ही मीटिंग में नहीं कराएंगे लोग का, नहीं तो फिर कहेंगे सर कल कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक है, खैर मैं थोड़ी सी बातें समराइज कर देता हूँ, फिर मैम आपके जो 1-2 डाउट है वो देख लेंगे। अभी मैम ने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है, क्वेश्चन इतने किए, स्टडी आवर इतना किया, ठीक है, और टेस्ट को ऐसे निचोड़ के पूरा मतलब उसका क्वालिटी एनालिसिस किया, सब कुछ बताया ना। अब कुछ लोग को दूध की उबाल की तरह मोटिवेशन आएगा कि बस एक ही दिन में सब कर दो। नहीं, कंफर्ट धीरे धीरे ब्रेक करना है। क्या? पहले आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, आप काहे को इतना सब दिमाग में डाल लो। पहले ये देखो कि आपको एक चीज यहां से लर्निंग लेनी है कि कंफर्ट ब्रेक करना है। हम जो कर रहे हैं, चाहे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीवाईक्यू कर रहे हैं, चाहे सिर्फ नोट्स कर रहे हैं, जितनी मैम की बातें हैं वो सबका जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन है, उसको अभी की प्रिपरेशन में डाल दीजिए। मैम आपकी प्रिपरेशन नहीं जान रही है, मैम खुद की प्रिपरेशन जान रही थी, उस अकॉर्डिंग वो बता रही है। ठीक, तो वो चीज समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को 14 घंटे का टारगेट कंप्लीट करके देते हो, आप मेरे को 12 घंटे का टारगेट कंप्लीट करके देते हो, मैं मैक्सिमम आपसे बोलता हूं कि आप मेरे को इतने घंटे दे दो, ये टारगेट है। उसके बाद देखो कि यार 1 घंटा 2 घंटा भी अगर हम निकाल ले रहे हैं ना, वो हमारा टाइम है, और हमारे टाइम में हम करेंगे हमें जो सेटिस्फैक्शन देगा। अगर आपको नहीं पता कि वो सेटिस्फैक्शन सही है,
करना है या नहीं करना है, तो आप मेरे से एक बार रीचेक कर सकते हो कि सर मैं ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये करना चाहता हूँ, क्या ये चीज लाइक वर्थ इट होगा या उसका कोई अल्टरनेटिव है। अगर आप खुद पे बिलीव कर रहे हैं तो आप हमसे नहीं पूछेंगे, आपको क्लियर कट पता होगा। बट अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है और आप वो चाहते हैं करना, तो आप पूछोगे। और मोस्टली आप में से आधे लोग को क्या आएगा कि सेटिस्फैक्शन के नाम पे हम क्या करें, चलो वन शॉट देख लेते हैं, चलो सर का रिवीजन लेक्चर देख लेते हैं, चलो यहां से ये छोटे छोटे वीडियोस देख लेते हैं। नहीं, सेल्फ स्टडी की बात हो रही है यहां। आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक। और उससे आप सब भागते हैं, सबको शॉर्टकट वाला रास्ता चाहिए, वीडियो लेक्चर मिल जाए, ठीक है, उनके उठा लो, इनके उठा लो। स्टिल कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह नहीं होती। तो कुल मिला के लर्निंग से लेनी है। आपको अभी 1.5 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं जाना है। आपके पास आपका नोट्स डीपीपी पीवाईक्यू ना, उसी को कर रहे थे, उसी को ऐसे करो जैसे मैम ने बताया। आप टेस्ट दे रहे थे, आरबीटीएस दे रहे थे, अचीवर दे रहे थे, पीवाईक्यू बेस दे रहे थे, फुल सिलेबस दे रहे थे, जो भी दे रहे थे, बस जैसे मैम ने बताया वैसे एनालिसिस करना स्टार्ट करो, ठीक। हाँ, बायो की एक नई एनसीईआरटी ले लो जिसमें टोटली पीवाईक्यू मार्क रखो, ठीक है। जैसा मैंने बोला आखिरी में एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस देना है, ठीक। रही बात असर्शन रीजन वाली, तो जब दिमाग खोल के, दिमाग का ढक्कन खोल के हर एक चीज का रीजन खुद से पूछेंगे, तब आपको पता रहेगा। और फिर जब असर्शन पढ़ेंगे उसके बाद खुद के दिमाग में रीजन लाइए, जब आपके दिमाग का रीजन आपके रीजन से मैच हो जाए असर्शन वाले, सही बात है, क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ चीजों को मैं यहां डिस्क्लेमर जरूर दे दे रहा हूं क्योंकि आप लोग समझते बड़ा अलग है, ठीक है। दूसरी बात, पूरी मीटिंग का कंक्लूजन ये था कि जो मैंने आपको मैम के आने से पहले कुछ चीजें बताई थी, क्या वो सारे सिम्टम मैम में दिखे? मैं तो ऐसे प्लान करके तो नहीं आता कि मैम देखो मैं ऐसे से बोलूंगा आप ऐसे करना। और सिर्फ ये सिम्टम मैम में नहीं है, मैम एक यूनिक पर्सनालिटी, इनमें कुछ अलग सिम्टम्स है और जो 2-4 सिलेक्ट हुए उनमें कुछ अलग अलग सिम्टम्स है। बट जो कॉमन सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताया मैम के आने से पहले, क्या मैच किया? ठीक है। और मैम को भी बतानी है कि मीटिंग में इनके आने से पहले मैंने क्या बातें करी है, मैंने क्या क्या क्वालिटीज बताई, आपको भी कैसा फील होना चाहिए। और सब कुछ 4 महीने पहले इनको फील हो रहा था, ठीक। जिस भूख की बात की थी वो भूख था। और ऐसा भी और 2-4 बच्चे हैं यहाँ पे जिनके अंदर वो दिख रहा है और डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे मैम ने एक केस वाला बात बताया, ठीक है। अब मुझे पता है इसमें से कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को लेके बैठेंगे, क्या केस बनेगा, आधा घंटा टाइम वेस्ट। नहीं भाई, ठीक, तुमको पता होना चाहिए कि भाई इसको पढ़ने के बाद क्या क्या केस बन सकता है, ठीक। तुम अपना थॉट लगाओ, ठीक। थॉट लगाने के बाद अगर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत उस पर टाइम इन्वेस्ट मत करो, आप करते जाओ धीरे धीरे। जितनी क्वालिटीज मैंने बताई धीरे धीरे सीखोगे। कुछ लोग अभी से करना सीख जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ लोग धीरे धीरे पीवाईक्यू में बिल्ड करेंगे, उनको आइडिया लगेगा अच्छा हाँ यहाँ तो ये केस भी बन सकता है। ये सब कब होता है, जब आप ना पढ़ने के लिए और टारगेट कंप्लीट करने के लिए सब नहीं करते, जब आप सीखने के लिए करते हो, जब आपके अंदर चाह होती है कि यहां से कुछ और सीखूंगा, ये और अच्छा नंबर लाएगा, ठीक है। वो सब जब आप अपने के लिए करोगे तब चीजें होंगी, ठीक है। तो ठीक है, अब मैम डाउट देख लेते हैं, हाथी में पूछ लीजिए अपना डाउट। अच्छा, एनसीईआरटी के आप लोगों को पूरी लाइन मार्क नहीं करनी है पीवाईक्यू पे, जो कीवर्ड्स है सिर्फ और सिर्फ उन कीवर्ड्स को मार्क करना है, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे अभी सर ने बोला, एक चीज का लिमिट रखिए कि एक क्वेश्चन को आपको कितने मिनट्स देने, ठीक है। एक क्वेश्चन को आपको सिर्फ 10 मिनट्स देने, 20 मिनट्स देने, 30 मिनट्स देने, वो एक अपनी लाइन ऑफ डिमार्केशन रखिए आप अपनी। मैम जैसे आपने सिलेबस 20 जनवरी को किया है ना, बट हमारा तो जैसे सिलेबस ये भी फेब एंड तक या मार्च फर्स्ट वीक तक तो जाएगा, पर आपकी जो कुछ बातें हैं जैसे एनसीईआरटी मार्क करने वाली और मिस्टेक कॉपी को इतना अच्छा बनाने की, तो उसके लिए बेसिकली टाइम नहीं है। जैसे मेरा अभी जो चल रहा है ना करंटली, जितना मैंने किया है, टेस्ट जो दे रहा हूँ हर हफ्ते, उसमें 650 640 मार्क्स आ भी रहे हैं, बट जो आपकी और लर्निंग्स है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है क्योंकि सिलेबस अभी पेंडिंग है मेरा। आप कितने घंटे सोते हैं हाथी? 3-4 घंटे लास्ट है। बाकी घंटे में क्या करते हैं आप? उसमें 1-2 घंटे खाने उसके होते, बाकी पढ़ाई। जो 1-2 घंटे खाने के होते हैं उसके साथ पढ़ाई मैच कर लीजिए। पर कुछ चीजें जैसे लिखने वाली चीजें को खाने के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं? देखो, अभी जैसे आपका शेड्यूल है, आपका मान लीजिए रिकॉल वाला एक है कि आपने एक स्लॉट अपना रिकॉल के लिए रखा हुआ है, टाइम स्लॉट, ठीक है। तो जो आपका रिकॉलिंग वाली चीज है ना, उसे उठाइए, उसे उठाकर खाने के साथ मर्ज कर दीजिए और उस टाइम पर अपना ये चीज कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा अपना बताती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये चीज नहीं, मैं थोड़ा पागल टाइप की बच्ची थी, मुझे पता नहीं प्रिपरेशन में इसमें बहुत डांट भी नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ी सी आप कर सकते हैं। क्या?
जब आप खाना खा रहे हैं उसके साथ जितना पढ़ने वाली रिकॉल वाली चीज है ना, एक्टिव रिकॉल, लाइक हम खाते रहते हैं थोड़ा सोचते रहते हैं, वो चीजें कीजिए, ठीक है। हातिम, जैसे बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना, ठीक है, उसको भी आप खाने के साथ मर्ज कर सकते हो, ठीक है, तो वहां से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक। कुछ कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, वहां से मर्ज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैम के टाइम पे ना बहुत सारी पकी पकाई खीरें नहीं थी उस समय। आपके टाइम पे लास्ट के 2 महीने में हम लोग कुछ पकी पकाई खीरें ऑलरेडी लेके आते हैं, ठीक है, मैम ही लास्ट का 2 महीने सेशन प्लान करते हैं। तो अभी आपको बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। पहला सिलेबस कंप्लीशन के बाद 1 महीना भी मिलेगा ना, 20 दिन भी मिलेगा ना, उसी में कुछ सोचा जाएगा, ठीक है। जी जी, पूछिए बेटा। मेरा ये था कि आप जो मिस्टर कॉपी बनाए थे, ओनली टेस्ट जो आप देते थे उसी का मिस्टर कॉपी बनाए थे, या फिर डेली प्रैक्टिस में जो आपका गलती हो रहा था उसी को उस मिस्टेक कॉपी में लिखते थे, कैसे बनाते देखिए, थे? जो मेरा टेस्ट का एनालिसिस होता था मैं बहुत डीप करती थी, ठीक है। अब जब मैं अपने प्रैक्टिस के टाइम पर जो गलती करती थी ना उसको मैं लिखती थी एक मिस्टेक कॉपी में, बट उसमें मैं क्या करती थी, फॉर्मूलाज एंड ऑल ये था ना, तो अपने नोट्स के अंदर उसको मार्क करके रखती थी, जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, ठीक है, हर चैप्टर के, उसके अंदर मैं मार्क कर लेती थी कि अगर मैं कोई फॉर्मूला भूल रही हूँ तो उसको हाईलाइट कर लूँ कि ठीक है, अब जब मैं नोट्स रिवाइज करूंगी तो मैं ज्यादा फोकस करूंगी। मेनली जो मेरी मिस्टेक कॉपीज होती थी वो मेरी टेस्ट ओरिएंटेड और पीवाईक्यू ओरिएंटेड 2 डिफर कॉपीज थी, ठीक है। अच्छा जी। और स्टिल मैम ने जो हमारी प्रैक्टिस में गलतियां हो रही है बेटा, वो हमारे जितने आप लोग के नोट्स नहीं हैं, ठीक है, उसके लगभग मिस्टेक कॉपी थी मैम की, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनिशियल सब कुछ बनाया था, ठीक है, बट एंडिंग में हम लोगों ने सब कुछ कंक्लूड किया था। हमारे जो टारगेट फॉर्मेट था उसमें एक स्पेशली स्लॉट था जहां पे अपन अपनी मिस्टेक कॉपी को समराइज्ड कर रहे होते थे, ठीक है। तो वही मैम बता रही है कि आप पीवाईक्यू और टेस्ट ओरिएंटेड बनाए, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि एंडिंग में वही दोनों समराइज करके रखनी ही पड़ेगी।